बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मनवर हुसैन और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम 9th क्लास का टॉपिक शुरू करने वाले हैं कंपाउंड्स के बारे में। ऐसे ये क्लास हम पहले पढ़ चुके हैं इस केमिस्ट्री की जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर थे हमारे, जिसमें हमने ब्रांचेस पढ़ी थी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो सारा पढ़ लिया था हमने। उसके बाद हमने स्टेट ऑफ मैटर शुरू किया था, छोटा सा टॉपिक आता है, ठीक है। उसी टॉपिक में आगे हमारे पास आता है, आज हमने बेसिकली डिफरेंस देखना है कि कंपाउंड में और मिक्सचर में क्या फ़र्क होता है। ये वाला डिफरेंस हम देखेंगे, ठीक है। और कंपाउंड और मिक्सचर को जब आपके सामने लाया जाएगा तो आप उसको पहचान कैसे कर सकेंगे, ठीक हो गया। तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो कि है कंपाउंड। ये वैसे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम आपके पास एक क्वेश्चन बनता होता है इसके अंदर, ठीक है, कि कंपाउंड में और मिक्सचर में क्या फ़र्क है। जब आप लोग ये लेक्चर सुन लेंगे तो उम्मीद है कि आपको इससे मुतल्लिक़ जितने भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे और उसके बाद फिर आप कंपाउंड में और मिक्सचर में डिस्टिंग्विश भी कर सकेंगे। शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो कि है कंपाउंड के बारे में। कंपाउंड क्या होता है हमारे पास, आपकी बुक में लिखता है तारीफ इसकी कि जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं और वो जो कॉम्बिनेशन होता है ना वो केमिकली कॉम्बिनेशन होता है, फिजिकली कॉम्बिनेशन नहीं होता। मैं इसको लिख देता हूं बाय द वे, अब लिखेंगे इसको व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स, जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे। अच्छा, इनका जो कॉम्बिनेशन है ना वो केमिकली होता है, एक फिजिकल कॉम्बिनेशन भी होता है। वो हम लेटर ऑन बात करेंगे कि वो फिजिकल कॉम्बिनेशन से मुराद क्या होती है। कि जब दो और दो से ज्यादा एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे, कॉम्बिनेशन कैसा होगा, केमिकली। केमिकली कंबाइन करेंगे हमारे पास, जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे केमिकली, तो उस वक्त हमारे पास जो एक सब्सटेंस कह लो या आप इसको कंपाउंड कह सकते हैं, वो बनता है, ठीक है। अब इसकी जो नेचर होती है हमारे पास एंटायरली डिफरेंट होती है। किससे डिफरेंट होती है बेटा जी, यानी जो कंपाउंड बना है इसकी जो नेचर है वो मिलने वाले एलिमेंट से बिल्कुल डिफरेंट होती है, ठीक है। एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द कंबाइनिंग कॉन्स्टिट्यूएंट, ये आप खुद लिख लें बाय द वे, ठीक है। जिनसे मिलके बना है ना उनसे इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट होगी, ठीक है। प्रॉपर्टी से अब दो तरह की आ जाती है हमारे पास बेटा जी, एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज बनती हैं। अब आपको पता है प्रॉपर्टीज दो तरह की होती हैं। एक प्रॉपर्टी बेटा आपके पास होती है केमिकल, और बेटा दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी होती है, फिजिकल। तो कंपाउंड जो बनेगा उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी उन एलिमेंट से जिनसे मिलकर बना है। ऐसे ही है, जैसा कि मिसाल देता हूं मैं आपको, इसकी एग्जांपल में है हमारे पास कार्बन। अब आपको पता है कार्बन जो है सॉलिड है, कार्बन एक सॉलिड मैटर की स्टेट में पाया जाता है, जैसे आपने कार्बन ब्लैक पढ़ा होगा, ठीक है ना। कोयला भी इसी के कैटेगरी में आ रहा होता है, ठीक है। कार्बन के वैसे 3 आइसोटोप होते हैं, ठीक है। ब्लैक में आ जाएगा, ग्रेफाइट में आ जाएगा, दूसरा जो डायमंड में आ जाएगा। आप जाकर ये आइसोटोप का टॉपिक जो है आपके दूसरे चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। तो कार्बन है, उसके साथ बेटा हमारे पास आ गई ऑक्सीजन, ठीक है। अब आपको यह पता है कि ऑक्सीजन किस फॉर्म में पाई जाती है, ऑक्सीजन किस फॉर्म में पाई जाती है, गैस में। अब जरा गौर करो, कार्बन है, ऑक्सीजन है,
जब ये दोनों मिलते हैं तो बेटा क्या बनता है हमारे पास, बन गया CO2 विच इज कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे ही है। अब ये किस फॉर्म में बेटा, गैस की फॉर्म में है। तो सॉलिड गैसियस स्टेट बना गया गैसियस स्टेट। ये जो आपको जाहरी तौर पर चीजें नजर आ रही होती हैं ना, उसको बोलते हैं फिजिकल फिनोमेना या फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो अब देखिए, एक सॉलिड था यानी ठोस था, एक गैस की हालत में था एलिमेंट, ठीक है। जब ये मिले हैं तो क्या बन गया बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि गैसियस स्टेट के अंदर है। अब इसकी जो प्रॉपर्टीज है मैंने फिजिकल बता दी कि भाई इसकी स्टेट सॉलिड थी, इसकी गैस है, इसकी गैस थी, इसकी भी गैस है। एक तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो गई, समझाइए। दूसरी, इसकी केमिकल नेचर चेंज हो गई है, समझा रही है, इसकी केमिकल नेचर चेंज हो गई है। और एक बात मजे की जो कि इसकी तारीफ में आती है, जो मुझे याद है, ठीक है, और वो क्या था बेटा कि केमिकली कंबाइन करते हैं, लेकिन जब केमिकली कंबाइन करेंगे ना, एक बात याद रखना, इनकी जो रेशियो होती है हमेशा बेटा वो फिक्स्ड होती है, इन अ फिक्स्ड रेशियो, ठीक है। मतलब भाई कार्बन का एक, ऑक्सीजन के दो, यही होगा ना। जब ये दोनों इस तरह, इन कार्बन के एक एटम है, ऑक्सीजन के दो एटम है, मिले हैं तो क्या बना है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आप इसकी फिक्स रेशियो को चेंज कर दें, आप कहें सर मैं ऐसा करता हूं या ऐसा करती हूं कि मैं इधर कार्बन के दो एटम ले लेता हूं, इधर मैं इसका दो ले लेता हूं, तो C2O2 बन जाएगा, ठीक है। यानी आप अपनी मर्जी से अगर रेशियो चेंज करेंगे तो बेटा वो कंपाउंड नहीं बनेगा, समझ आ रही है। इसकी एक और एग्जांपल है जो कि अब बड़ी फेमिलियर है, आपने देखी भी होगी। आपको पता है H2, ठीक है, हाइड्रोजन होता है हमारे पास, फिर आ जाता है बेटा जी ऑक्सीजन। जब ये दोनों मिलते हैं तो बनता है वाटर। अच्छा, यहां पर ऑक्सीजन के दो एटम है, यहां पर गौर करो, ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाई जाती है। जब ये मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर है ना, और यहां पर कितना बेटा, एक ऑक्सीजन। जब आपने बैलेंस करना होता है तो यहां पर अमूमन ऐसे लिखा होता है आपके बुक पर 1/2, यानी हाफ। तो 2 का हाफ क्या होता है, 1 होता है ना, ठीक है। एक बात और याद रखना, यहां पर ये जो कह लो रिएक्शन हो रहा है, यहां पर सर्टेन टाइप ऑफ कंडीशंस आपको फुलफिल करना पड़ती हैं। ये जो कंडीशंस होती है ना बेटा, ये वाली कंडीशंस के बगैर नहीं काम चलता। ये नहीं है कि अपने आप ही हो जाएगा, इलेक्ट्रिक स्पार्क देना पड़ेगा आपको। अब कंडीशन क्या हो सकती है, अ सूटेबल कैटालिस्ट, ऑफ स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर, टेम्परेचर हाई कर दो या कम कर दो, इसी तरह प्रेशर हाई कर दो या कम कर दो, लाइट की इंटेंसिटी या हीट प्रोवाइड कर दो। ये तमाम वो कंडीशंस हैं जिसकी वजह से कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है, या कैटलिस्ट कह लो। इसी तरह ये कार्बन और ऑक्सीजन अपने आप नहीं बन जाते, इसके लिए कोई ना कोई कंडीशन दरकार होती है। लेकिन क्योंकि हमारा वो टॉपिक नहीं है, इसलिए मैं इसके बारे में यही बार जो है इतना ही बता रहा हूँ, पसंद करूंगा, क्योंकि आगे जाकर जब आप हायर क्लास में जाएंगे तब आपको इनकी कंडीशन पढ़ाई जाएंगी। आपके लेवल में 9th क्लास के अंदर इतनी ज़्यादा वो कंडीशंस के बारे में बात नहीं की जाती, लेकिन समहाउ जहाँ पर आएगा वहाँ पर आप इसको ज़रूर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, कंडीशंस जो है वो मेंटेन रखनी होती हैं। अब यहाँ पर गौर करो, हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2, ऑक्सीजन क्या, 1, क्या बना, वाटर। अब आपको पता है इसकी अगर आप लिखे बेटा जी फिजिकल स्टेट, तो हाइड्रोजन बेटा क्या होती है, गैस, ऑक्सीजन बेटा क्या होती है, गैस। अब जरा बात करो, ये क्या होता है, लिक्विड होता है, ऐसे ही है। अब बनता है लिक्विड, काम शुरू कहां से किया था, गैस है ना। आपके पास गैस थी, ठीक है, सॉरी गैस थी, हाइड्रोजन, दूसरी भी गैस थी, माना क्या बेटा, लिक्विड। तो एक तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बदल गई। यही बोला था कि जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट कंबाइन करते हैं केमिकली इन अ फिक्स्ड रेशियो, ठीक है, क्या बनाते हैं, वो सबस्टेंस या कंपाउंड बनता है, जिसकी प्रॉपर्टीज इंटायरली डिफरेंट होती है, किससे, जिससे मिलके बन रहा है। ऐसे ही है, याद क्लियर हो गया ना। अब देखो इसकी प्रॉपर्टीज और है बेटा, इसकी प्रॉपर्टीज फिजिकल भी और है और केमिकल नेचर भी और है। क्या याद समझ आ गया आपको। अच्छा,
अगर हम बात करें इनमें भी इनकी फिक्स रेशो में अच्छा एक और भी बात होती है, फिक्स रेशो बाई मैथ लेना आपने। यहां पर जो लिखा हुआ ना फिक्स रेशो, यहां पर क्या लगेंगे बेटा बाई मैथ के लिहाज से। अच्छा इसके बाद निकालो, आपको इतना तो पता ही होगा कि कार्बन का जो मास है बेटा कितना होता है, कार्बन का मास होता है बेटा 12 प्लस ऑक्सीजन का बेटा कितना होता है 32। ठीक है, यही आ गया। तो CO2 का ये वाला मास बना है ना, ठीक है, 32 जमा 12 कितना होता है बेटा 44, यही बनेगा ना, 44 ही बना ना, इसका जो मास होगा विच इज 44। ठीक है, अच्छा रेशो से, अब फिक्स रेशो से बना क्या, एक तो मैंने बता दिया आपको। दूसरा इसका अगर मास निकाले मास के लिहाज से, तो बेटा मेरे पास मैं लिखूंगा 12:32 ऐसे ही आएगा। ठीक है, अब इसको अगर आप 4 पर तकसीम करो तो आपको पता है कि ये 4 पर तकसीम करने के बाद क्या बन जाएगा बेटा 3:8 बन जाएगा ना। अब ये 3:8 है बेटा, ठीक है ना, ये रेशो होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, अदरवाइज वो नहीं बनती। समझ आ रही है? तो फिक्स रेशो बाई मास के लिहाज से समझ आया। तो आपने इसका इतना मास लेना है और ऑक्सीजन का इतना मास लेना है, क्या बनेगा बेटा कार्बन डाइऑक्साइड। फिक्स्ड रेशो बाई मास, समझ आ गया। इसी तरह अब मुझे बताओ हाइड्रोजन का 2 होता है। ठीक है, इसी तरह बेटा आप निकालोगे यहां से, हाइड्रोजन का बेटा आ गया मेरे पास 2। ठीक है, और ऑक्सीजन का बताओ कितना होता है बेटा जी, कितना होता है बेटा जी 32। लेकिन यहां पर हाफ लिया आपने, हाफ लिया है ना, 1/2 लिया ना, 32 आना था लेकिन हाफ लिया तो 16 आ गया। तो 2 क्या आ गया बेटा 16 आ गया। ऐसे ही है, दोनों को जमा करो तो वाटर का मास कितना होता है 18। आपको इस बात को तो पता होगा कि 18 जो है वाटर का वो मास होता है। ऐसे ही है, ग्राम इजार करते मोल बन जाता है। ठीक है, ये आ गया 2:16 क्योंकि 1 लिया आपने। अच्छा इसको आप और सादा कर दें बेटा तो 2 पर दोनों तकसीम हो जाते हैं, दोनों का कॉमन डिवाइडर 2 है। तो क्या बनेगा बेटा, अगर आप इसको 2 पर तकसीम कर दें तो क्या बनेगा 1:8। आप समझ आया? तो इसकी बेटा कौन सी अब वाटर जब बनता है उसकी रेशो क्या है बेटा 1/8 के लिहाज से, और जब कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी उसकी रेशो क्या है बेटा 3/8 के लिहाज से। यहां तक क्लियर हो गया। हमने बात की है क्या हुआ RAT, अच्छा RATIO रेशो। ओके थैंक यू। बच्चा कह रहा है कि रेशो की स्पेलिंग है ठीक। लो जी ठीक है, तो यहां पर रेशो आ गया, यानी इसकी रेशो फिक्स रखनी है आपने। अच्छा अब नेक्स्ट हम इसकी करेंगे क्लासिफिकेशन। ठीक है, हम इसकी करेंगे बेटा क्लासिफिकेशन के जो कंपाउंड हैं उनकी क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है। ठीक है, आपकी बुक वाला बयान करता है क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड। 2 तरह के होते हैं बेटा जी। एक होते हैं आपके पास बेटा, एक चलिए मैं उधर लिख लेता हूं इसको। एक बेटा क्लासिफिकेशन में आता है आयनिक कंपाउंड, ठीक है, और दूसरा आपके पास आएगा कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, यानी कंपाउंड की अगर आप क्लासिफिकेशन या दर्जाबंदी करना चाहें तो 2 तरह से होती है। एक होते हैं आयनिक कंपाउंड, दूसरे कौन से होते हैं बेटा हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, पहले बात कर लेते हैं आयनिक कंपाउंड की। ठीक है, चले इसमें थोड़ा सा एक सम सॉर्ट ऑफ डिफरेंस क्रिएट कर लेते हैं, क्या 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 फर्क होता है। लेकिन यहां पर आपको थोड़ा सा बता दिया जाएगा कि आयनिक कंपाउंड कौन से होते हैं। इनमें हमारे पास आयन्स होते हैं, यानी ऐसे कंपाउंड्स जो कि डिफरेंट आयन्स से मिलकर बने होते हैं।
इसी चैप्टर में 2-3 लेक्चर के बाद हमने आयन वाला टॉपिक भी पढ़ना है, ठीक है। अब आयन्स क्या होते हैं, अब उसकी तारीफ क्या होती है, अभी आपने तारीफ याद नहीं करनी बाय द वे, क्योंकि आगे आ जाएगी, वहां पर डिटेल में बात कर लेंगे। लेकिन एक एटम होता है या एटमों का ग्रुप होता है जिस पर या पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज, तो वो आयन कहलाता है, ठीक है। तो आयन में हमारे पास एक आते हैं बेटा पॉजिटिवली चार्ज आयन, ठीक है, और दूसरे कौन से होते हैं बेटा नेगेटिवली चार्ज आयन। पॉजिटिवली चार्ज आयन को आप लोग क्या कहते हैं कैटायन, और नेगेटिवली चार्ज आयन को बेटा क्या बोलेंगे एनायन, ठीक है। तो मैंने बात की है कि आयनिक कंपाउंड जो है इसमें डिफरेंट आयन्स आपस में पाए जाते हैं, और वो आपस में कैसे पाए जाएंगे, आपने ये तो फॉर्मूला देखा ही होगा कि डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, क्योंकि इन पर चार्ज डिफरेंट है, लिहाजा ये आपस में क्या करेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके अंदर आएगी। उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो कंपाउंड बनेगा वो कौन सा होगा आयनिक कंपाउंड, समझ आ गया। अच्छा, अब इसको आप जैसे कि आपने देखा होगा NaCl, या ये हमारे पास आपको पता है नमक होता है KBr, ये भी साल्ट है, पोटेशियम ब्रोमाइड, ठीक है। या आपकी बुक वाले एक और लिखता है जी, वो हमारे पास CuSO4 कॉपर सल्फेट, ठीक है। ये हमारे पास क्या बेटा ये आयनिक कंपाउंड है, इनमें जो बांड पाया जाएगा वो कौन सा होगा आयनिक बांड होगा। हकीकत में आयनिक बांड वो जो सरफ ने लाइन खींची होती है ना, कभी भी इसमें एक लाइन नहीं ड्रा की होगी। आप HCl में देखेंगे एक डंडा सा नजर आएगा आपको, लाइन खींची हुई है। आयनिक कंपाउंड में सिंपल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन डिफरेंट चार्जेस, याद समझ आ गया। अच्छा, अब ये जो मेरे पास आयनिक कंपाउंड हैं, क्या ये अकेले पाए जाते हैं, क्या ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, तो जवाब आता है नहीं। जैसे मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है, आजादाना रह सकता है, लेकिन ये पाएंगे हमेशा पाए जाते हैं इन कंबाइंड स्टेट। ये वाली बात लिख लें, ठीक है। आयनिक कंपाउंड कैन एग्जिस्ट इन अ कंबाइंड स्टेट, और कंबाइंड स्टेट पता कौन सी होती है, आपकी बुक में लिखता है 3 डायमेंशनल, ठीक है, आप खुद इसके पहले लिख लें। अब 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटस बना के रहती हैं, 3D के अंदर रहते हैं, 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटस बना के रहती हैं। अब यह अगेन फंडा जो है आपके आने वाले चौथे चैप्टर में आ जाएगा कि वो वहां पर बुक वाले ने बनाया हुआ भी है, लेकिन समहाउ आपको थोड़ा सा उसके बारे में बता दूंगा, इसके बारे में कि इससे मुराद क्या है। देखो आपके पास है जी एक ये वाला, ठीक है, दूसरा इसके बाद आ जाएगा यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर अगेन यहां पर आ जाएगा आपकी एक और लाइन में इसके नीचे ड्रा कर लेते हैं। अगर गौर करो ना आप, तो मैं ना जो ब्लैक वाले हैं ना वो थोड़े से बड़े बना रहा हूं, ऐसे ही है, देख लो। जो ब्लैक वाले थोड़े से वो जो सर्कल लगा रहा हूं बड़े बना रहा हूं, जो ब्लू वाले हैं समहाउ थोड़े से छोटे बना रहा हूं। इसके पीछे भी एक साइंस है कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आगे जाकर आप हर क्लास में पढ़ाया जाता है, बल्कि अभी आ जाएगा आपके तीसरे चैप्टर के अंदर, केटाइन साइज में छोटा होता है अपने पेरेंट एटम से, जबकि एनाइन साइज में बड़ा होता है। और जिसने इलेक्ट्रॉन ले लिया एक्स्ट्रा वाला साइज में बड़ा हो गया, जिसने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया साइज में छोटा हो गया, ठीक है। तो अब जरा देखिएगा, अब आप जहां से बता सकते हैं ना कि जो बड़े वाला होगा वो कौन सा होगा नेगेटिवली चार्ज, और जो पॉजिटिवली चार्ज होगा उसका साइज क्या होगा बेटा छोटा।
तो एक तो मैंने इसको कलर से डिफरेंट दिखा दिया। अब जरा देखिएगा, नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, इस पर भी नेगेटिव चार्ज, इस पर भी ऐसे ही। और अगर आप गौर करें, अब दरमियान में इस पर क्या चार्ज आएगा बेटा, पॉजिटिव, पॉजिटिव, यानी पॉजिटिवली चार्ज होगा ये वाला। केटाइन माना ना, ये वाला मैंने ऊपर लिखा था जिस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज वो आयन होता है। अब ये जिस पर पॉजिटिव चार्ज है ये केटाइन है। याद नहीं, समझ आ गया? ये एक यानी एक परत बना दी मैंने। अब जरा गौर करो, अब मैं इसको लेकर चलता हूं कि यहां पर आप समझो कि मेरे पास ना बेटा जो सोडियम है इस पर चार्ज है पॉजिटिव और इस पर चार्ज बेटा क्या है, नेगेटिव। अब ये मेरे पास मैंने NaCl का एक 3D के अंदर स्ट्रक्चर बनाया है जो कि अभी 2D है, 3D तो नहीं बना। याद समझ आ गया? देखो जरा, अगर आप गौर करें इस वाले केटाइन को, बताओ इसके इर्द गिर्द कितने नेगेटिवली चार्ज हैं। देखो ऐसे करके, ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला आया। एक पॉजिटिवली चार्ज जो कि केटाइन है उसके इर्द गिर्द कितने बेटा पाए जाते हैं, 4 नेगेटिवली चार्ज है। NaCl के केस में 4 नहीं होते, 6 होते हैं। 4 नहीं बल्कि कितने बेटा, 6। मैंने क्या बोला, अभी तो आपने क्या बनाया बेटा, ये 2D। अच्छा, इस फिनोमेना को 3D में कैसे लेकर आओगे? जैसे मेरे पास ये एक हाथ है, इसमें नजर आ रहा है इसके इर्द 4 है। अब गौर करो, इधर गौर करो, आपके पास इसके सामने भी तो एक होगा ना, इस पॉजिटिव के सामने भी एक और परत भी है ना। एक कह लो कि आपके पास ये शीट आ गई, इस शीट के ऊपर एक शीट रख दो, तो गौर करो इसके सामने एक नेगेटिव आ जाएगा। इसी तरह इसके पीछे रख दो, इसके पीछे भी एक नेगेटिव आ जाएगा, तो बने ना 6। ठीक है ना? ये आपको 11वीं क्लास का चौथा चैप्टर है सॉलिड वाला, उसके अंदर ये समझाया जाता है 3D के अंदर बनाकर बाकायदा एक क्यूब की फॉर्म के अंदर। ठीक है, कि कैसे एक क्लोराइड आयन के इर्द गिर्द 6 पॉजिटिवली चार्ज सोडियम के होते हैं, इसी तरह एक सोडियम पॉजिटिवली चार्ज आयन के इर्द गिर्द नेगेटिवली चार्ज क्लोराइड 6 होते हैं। याद नहीं, समझ आ गया? आपको समझ आ गया यहां तक? अब आगे आ जाओ। इसी तरह अब देखो, अगर आप बात करो बेटा इस नेगेटिवली चार्ज की, ये क्लोराइड है, इसको समझ लो आप, ये क्या, ये आपके पास है Cl क्लोराइड, और वो मैंने क्या बोला था, Na, ऐसे था पॉजिटिव। अब जरा गौर करो, इधर ये वाला दिस वन एंड दिस वन आ गया ना। सो एक नेगेटिवली चार्ज क्या करके बेटा कितने हैं, सॉरी एक नेगेटिवली चार्ज करके 4 आ गए, एक ऊपर एक पीछे, तो 6 बने ना। इस तरह आपके पास ये 3D क्रिस्टल लैटस बना के रहती हैं। अब ये क्रिस्टल लैटस क्या होता है, ठीक है, ये मैंने बनाने की कोशिश की है, फर्दर आगे जाकर चौथे चैप्टर के अंदर आपको इस पर बाकायदा एक लेक्चर दिया जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया? हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कंपाउंड, उसकी 2 क्लासिफिकेशन। पहले कौन सी बोली मैंने, दूसरी हमारे पास कौन सी होती है, कोवेलेंट। अब उसकी बात, कोवेलेंट की बात अब यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, हम किसको डिस्कस कर रहे हैं, आयनिक कंपाउंड्स को। याद क्लियर हो गया आपको? अच्छा, अब हम क्या करेंगे बेटा, अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारे पास ये अकेले नहीं एग्जिस्ट करते, ठीक है, यानी ये कंबाइंड फॉर्म आ जाएंगे। तो अगर आप एक NaCl को हासिल करना चाहें कि मुझे एक ही उसका चाहिए जी मॉलिक्यूल से, तो आपको मिलेगा नहीं। कैसे मिलेगा बेटा, बल्क अमाउंट में इकट्ठे पाए जाएंगे, कंबाइंड स्टेट में पाए जाएंगे। यहां तक समझ आ गया? इसको आप सिंपल अल्फाज में ऐसे समझ लो, वैसे आपने देखा भी होगा, जब आप पाकिस्तान में ख्योड़ा के मुकाम से नमक निकलता है, कैसा नमक होता है, पत्थर की फॉर्म में होता है ना, लाइक स्टोन ढेले, ऐसे ही होता है ना। कभी जो ऐसे नहीं देखा मैंने कि वो कहला कि छोटे छोटे से बिल्कुल मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाया जाता है, ऐसा नहीं होता ना। या इसको अगर समझना हो तो आपने देखा होगा कभी भी
अंगूर जो है गुच्छे में ही लगते हैं, कभी भी वो अकेला अंगूर नहीं लगा होता, एक क्लस्टर की फॉर्म में होता है ना। इसी तरह आयनिक कंपाउंड भी अकेले नहीं है। उसमें से जो एक अंगूर मैंने निकाला है, जो कि लुमड़ी के केस में अंगूर खट्टे होते हैं, ठीक है ना, तो जो मैंने एक अंगूर निकाला है वो उस पूरे गुच्छे की रिप्रेजेंटेशन करता है। यानी वो एक अंगूर आपको बता रहा होता है कि पूरे का पूरा जो गुच्छा है वो क्या मीठा है या ग्रेप्स आर सोवर है। यही होता है ना, यहाँ पर यही है। NaCl क्या है? NaCl हकीकत में आपके पूरे 3D क्रिस्टल लैटिस की रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, वजाहत कर रहा है। क्या मैं इनसे मिलकर बना हुआ हूं, इसको स्टडी कर लो, बाकी सारा हो जाएगा। यहां तक समझ आ गया? तो हमने देखा कि आयनिक कंपाउंड जो है कभी भी फ्री स्टेट में पाए नहीं जाते, ठीक है, हमेशा कैसे होंगे? कंबाइंड स्टेट के अंदर, ठीक है। अब इनको आप मॉलिक्यूलर फार्मूले से रिप्रेजेंट भी नहीं करेंगे, मॉलिक्यूल तो है ही नहीं ना, और मॉलिक्यूल तो मैंने है ही नहीं, इसलिए इसके लिए बड़ा क्या यूज करते हैं आप लोग? जैसे मैंने बोला कि एक अंगूर केला कर लिया आपने गुच्छे से, उसको बोलेंगे फार्मूला यूनिट, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे आप लोग? इसके लिए बड़ा वर्ड यूज किया जाता है फार्मूला यूनिट। हमेशा से आएगा। NaCl क्या है? एक फार्मूला यूनिट है, किसका बोला? पूरे एक आयनिक कंपाउंड का। इस तरह KBr क्या है? एक फार्मूला यूनिट है, ये मॉलिक्यूल नहीं बोलेंगे इसको। और यहां पर देखिए मैंने दरमियान में कहीं पर भी आपको वो एक लाइन नहीं खींची हुई जो कि कोवेलेंट के केस में आपको बताई जाती है, ठीक है। आपको पता है इस पर बेटा क्या चार्ज होगा? नेगेटिव। इस पर क्या चार्ज होगा बेटा? पॉजिटिव। कॉपर पर +2 होता है, इस पर -2 आ जाएगा। समझ आ गया? कॉपर सल्फेट, ये भी साल्ट है, ये तीनों साल्ट है। यहां तक समझ आ गया बेटा? तो आयनिक कंपाउंड एक क्लासिफिकेशन वाली आपने। एक और बात, अभी जो मैंने बात यहां पर की थी कि इसमें अपोजिटली चार्ज जो होते हैं आपस में अट्रैक्ट करते हैं, ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि अपोजिट चार्जेस में होती हैं। अब अगर मुझे बताओ, अगर एक पॉजिटिव को 6 नेगेटिव खींच रहे हैं एंड वाइस वर्सा, ऐसे ही हो रहा है, उल्टा काम नेगेटिव वाले के साथ भी हो रहा है। अब जरा बताओ, क्या उसको वहां से निकालना तोड़ना आसान होगा या मुश्किल होगा? तो जब आप उसको अलहदा करोगे, यानी अगर इसमें से इसको निकालना है तो आपको एनर्जी कम देना पड़ेगी या ज्यादा देना पड़ेगी। तभी तो बोला जाता है कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं बेटा, आयनिक कंपाउंड के आमतौर पर जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं बेटा, वो हाई होते हैं। समझ आ गया? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड के बेटा क्या हो गए? हाई होते हैं, क्योंकि इनमें अपोजिट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती हैं। क्या यहां तक समझ आया आपको समझ आ गया बच्चों? लिखते रहना साथ में, कॉपी को रोकना नहीं है। आप जब तक लिखेंगे नहीं इसको साथ में बैठकर, आप भी जब भी लेक्चर सुने आप उसको नोट डाउन करते रहें। अगर मेरी स्पीड तेज है, ठीक है, तो आप उसको थोड़ा सा वहां पर पास कर लें, रोक लें और बाद में शुरू कर लें। लेकिन जब तक आप लिखेंगे नहीं, यहां पर नहीं बैठते होता। मेरे बच्चे माशाल्लाह लिख रहे हैं बेटे, आप लोग भी लिख लें, ठीक है। अब आगे आ जाओ, आयनिक कंपाउंड हो गया। नेक्स्ट हमारे पास बेटा आएगा कोवेलेंट कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड जिनमें आमतौर पर बॉन्डिंग कौन सी होती है बेटा जी? कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। इसमें कौन सी बॉन्डिंग थी बाय द वे? आयनिक बॉन्डिंग, ठीक है। इसमें कौन सी बॉन्डिंग होगी? जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सी होगी? कोवेलेंट। और बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप उसमें एक आप इलेक्ट्रॉन दे दो, एक मैं देता हूं, तो साझेदारी, म्यूचुअल शेयरिंग, बाहमी इश्तराक से जो बॉन्ड बनता है, ठीक है, तो वो कौन सा होता है? कोवेलेंट बॉन्ड होता है। इस पर भी चौथा चैप्टर आएगा, ठीक है। सो कोवेलेंट कंपाउंड जो है वो उनके दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो कौन सी होती है बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड होता है। इसकी एग्जांपल को इसकी एग्जांपल बेटा कौन सी आएंगी? HCl। और इसकी एग्जांपल कौन सी है? लाइक H2O, वाटर आ गया, और बेटा NH3, अमोनिया, ठीक है। आपके बुक में इसके अलावा एग्जांपल दी हो, देखो तो भला है कोई? क्यों भाई,
इसके अलावा कोई एग्जाम्पल है, मतलब आप जो मर्जी कर ले, इसमें कौन सी नॉन मेटल में जो बॉन्ड होता है आमतौर पर, वो बॉन्ड जो कि नॉन मेटल्स में होता है वो कोवेलेंट होता है, पहचान है ना। वैसे मैं इस पर डिटेल बात करूंगा। यहां पर देखो क्या था, मेटल मेटल मेटल, ठीक है ना। द बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कौन सा बॉन्ड होता है, आयनिक, ठीक हो गया। और वो बॉन्ड जो कि दो नॉन मेटल्स के दरमियान में पाया जाता है वो कौन सा होता है, कोवेलेंट होता है। इसको लिखते रहे साथ में, ठीक है। इतनी बातें यहां पर लिखना शुरू कर दे, फिर तो व्हाइट बोर्ड बार बार अरेंज ही करना पड़े, समझ आ गया यहां तक। सो हमारे पास बेटा ये जो कंपाउंड है ये कौन सी है, कोवेलेंट है। इनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, ठीक है, ये वीकर होती है, ठीक है, एज कंपेयर टू किसके वाला, एज कंपेयर टू आयनिक वन, समझ आ गया। आयनिक कंपाउंड से इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी सी वीक होती है, क्योंकि इसमें वंडर वाल फोर्सेस पाई जाती हैं। आपके लेवल में है नहीं वंडर वाल फोर्सेस, लेकिन पढ़ेंगे जाकर आगे इंशाल्लाह 11वीं क्लास में कि वंडर वाल फोर्सेस क्या होती है। आपकी बुक में वो जो फोर्सेस है उनको आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के नाम से पढ़ते हैं। अगेन चौथा चैप्टर है, ठीक है, तो वो डिटेल में बताया है उसके अंदर के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कौन सी होती हैं, जिसमें डाइपोल डाइपोल फोर्स आती है आपकी, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आती है, आयन डाइपोल फोर्स भी आती है, आपके बुक में 3 ही बताई हुई है, ठीक है। तो वो इनके दरमियान पाई जाती हैं, इसलिए कहा जाता है कि ये वीकर, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है किसकी निस्बत वाला, आयनिक, ठीक है। तो यहां से क्या क्या देर में आएगा, क्या इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा या कम होगा, लो होगा, लो होगा ना, ठीक है ना। तो अब यहां पर लिख सकते हैं इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, सम हाउ बेटा वो क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है, किसकी निस्बत, आयनिक कंपाउंड की निस्बत, ठीक हो गया। लेकिन हर केस में ऐसा नहीं है, ठीक है ना। आपको बताया जाएगा कि नहीं भाई जो दुनिया में सबसे ज्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं ना वो कोवेलेंट वाले हैं, जिनमें हमारे पास आ जाता है क्या बोला, डायमंड, फिर ग्रेफाइट वगैरह, उनमें बॉन्डिंग की सारी कोवेलेंट होती है, समझ आ गया। खैर आपने जो आपकी बुक पर आपने तो वही याद करना फिलहाल। तो कोवेलेंट कंपाउंड आ गए। अच्छा, इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी कोवेलेंट है। अब आप इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हो, आपको पता ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, H2O है, NH3 है, या H2SO4 होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, देखो होगा आपने, ठीक है। जैसे कहा जाता है केमिकल का बादशाह, ठीक है, वो केमिकल का बादशाह है, वो एसिड का बादशाह नहीं है, उससे तगड़ा एसिड लिखा हुआ है मैंने, ठीक है, समझ आ रही है। सल्फ्यूरिक एसिड केमिकल का बादशाह है, वो एसिड्स का बादशाह नहीं है, याद रखना। आप इसमें ये जो लिखा मैंने क्या था बेटा, HCl का एक मॉलिक्यूल, वाटर का मॉलिक्यूल, NH3 का मॉलिक्यूल, अमोनिया का, इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है यहां पर कैसे की थी बेटा आपने, पहला रिप्रेजेंटेशन कैसे की थी बेटा, इसकी की थी फार्मूला यूनिट। इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे बेटा आप लोग, ये है बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या मेरी बात समझ आ रही है, क्या लिखेंगे बेटा, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये फार्मूला यूनिट, ठीक है। ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं एज ए मॉलिक्यूल, ये नहीं करते, ठीक है ना। ये हमेशा कैसे पाए जाएंगे, कंबाइंड फॉर्म में, ये फ्री स्टेट में पाए जा सकते हैं, या मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाए जा सकते हैं, समझ आ रही है। ये 3D फिनोमेना नहीं शो करते, ये 3D फिनोमेना यानी 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं आता, ये आता है। याद क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत परेशानी दुख तकलीफ हो, क्लियर हो गया। तो हमने क्या पढ़ा, कंपाउंड की 2 क्लासिफिकेशन कर ली, कौन कौन सी, एक आयनिक कंपाउंड होते हैं, एक हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, समझ आ गया। फिर हमने बोला इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में डिस्कस कर लिए, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। अच्छा, इसमें कुछ आपको वो टेबल सा दिखाया हुआ है जी, टेबल में सुक्रोज है C12H7O11, ठीक है ना, शुगर। इसके बाद बाकी फार्मूले हैं वो तो अपने टेबल वैसे ही याद कर लेने, इसके केमिकल के फार्मूले कुछ लिखे हुए हैं। यहाँ तक क्लियर बेटा हो गया कंपाउंड के बारे में, किसकी फिक्स रेशो होती है, बाकी तमाम चीज़ें। इसमें कोई दिक्कत परेशानी है तो बताएं, ठीक है। अगर कोई मैंने कुछ छोड़ा है तो वो बता दें इस वाले टॉपिक के अंदर, ठीक है, जो कि आपके बुक वाले ने दिया पर मैंने ना बोला हो। यहाँ तक हो गया क्लियर। किसकी फिक्स रेशो है,
एक और चीज जो बड़ी मजे की है, कंपाउंड जो होते हैं ना, इन यानी सारे कोई भी कंपाउंड हो बेटा, कोई भी कंपाउंड हो, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है या उसका बॉइलिंग पॉइंट बेटा होता है ना, वो हमेशा बोला जाता है कि शार्प है, शार्प है एंड फिक्स्ड है। ठीक है, कंपाउंड का जो हमारे पास कह लो कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है बेटा, शार्प और फिक्स्ड होता है। ठीक है, आपकी जो बुक है उसने दो अल्फाज लिखे हैं, फिक्स्ड और शार्प। शार्प से मुराद हमेशा जो आपके देर में पता क्या आता है, ज्यादा होगा, हाई होगा। ठीक है ना, इसका यह मतलब नहीं होता, शार्प से मुराद हाई नहीं होता। ठीक है, शार्प से मुराद वाज़े होता है कि जो है सो है, उससे ऊपर नीचे नहीं होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई कंपाउंड है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है बेटा, से 120, उसका 120 डिग्री। आप कहते हैं जी इसका मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्ट कह लो, 120 पर मेल्ट करता है वो। ठीक है, वो अगर तो वो कंपाउंड हुआ तो हमेशा 120 पर ही मेल्ट करेगा, हमेशा। यह मतलब है शार्प का, ना 120 से ऊपर ना 120 से नीचे। अगर वो कंपाउंड ना हुआ, मिक्सचर हुआ, जिस पर अभी हम बात करेंगे। ठीक है, अगर मिक्सचर हुआ, हो सकता है वो 118 डिग्री पे मेल्ट कर जाए, या 119.5 पे कर जाए, या 118.7 पे कर जाए मेल्ट, या 121 डिग्री पे कर जाए। यानी अगर आप उसको मेल्ट करो तो कभी वो 118 पर मेल्ट कर रहा है, कभी 119 पे कर रहा है, कभी 119.5 पे कर रहा है, कभी 1:1 पे कर रहा है, कभी 120 पे कर रहा है। उसकी एक सर्टेन रेंज आती है, यहां से लेकर यहां तक। समझ आ रही है? तो वो हमारे पास शार्प मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नहीं है। कंपाउंड की पहचान कैसे होती है कि वो शार्प रखता है, मतलब क्या, जो है जिस पर आज वो मेल्ट हुआ है कल भी इसी पर मेल्ट होगा, अगर उसमें कोई भी इम्प्योरिटी मौजूद नहीं है। यहां तक क्लियर हो गया? अब इसको एक दफा देख लें, इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। ठीक है, इसको अरेंज करने के बाद हम अगला टॉपिक शुरू करते हैं, हमारा मिक्सचर वाला, जो कि कंपाउंड से मुतल्लिक़ ही है। समझ आ गया? चलो इसको करते हैं।